बिजली की फुर्ती से किसी को किडनैप करने और हवा की तेज़ी से फिरौती की रकम लेकर निकल जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ इनके पास था। एक अमीर टारगेट, फिल्में देखकर कमाया गया दुनिया भर का ज्ञान और उससे तैयार किया गया एक परफेक्ट प्लान, तगड़े तंदुरुस्त बॉडी बिल्डरों का एक गिरोह, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनकर पैदा किया गया ज़रूरत से ज़्यादा जोश, तमाम दिमागी खुरपेंच लगाकर ईजाद किए गए हल्का दर्द देने वाले टॉर्चर के तरीके, टॉर्चर करने की एक जगह, वेयर हाउस, ये सब कुछ था इनके पास। बस नहीं था तो दिमाग। नमस्कार, मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अजीबोगरीब गिरोह की कहानी जिसका नाम था द सन जिम गैंग। इस गिरोह ने 1990 के दशक में अमेरिका को चौंका दिया था और ये गिरोह इतना बड़ा नमूना था, इसके जो कांड करने के तरीके थे वो इतने बेवकूफ़ी भरे थे कि कई जगह पर आपको लग सकता है कि मैं आपको कुछ झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि सारी बातें इस कहानी में सच्ची हैं। तो इसका जो पहला किरदार था और इसके जो किरदार हैं वो सारे के सारे किरदार अलग ही किस्म के हैं। जब आप इनके बारे में जानेंगे तब आप देखेंगे कि इनके क्या सोच थी, कैसे ये काम करते थे। तो इसका जो मेन किरदार था वो था डैनियल लुगो। डैनियल लुगो 1880-89 में ये मायामी में रहता था। वहाँ पर ये एक जिम में ट्रेनर का काम करता था। अभी ये जल्द ही में हाल ही में इंजीनियरिंग कर रहा था तो कॉलेज छोड़कर ये ड्रॉप आउट होकर निकला था। ड्रॉप आउट ये इसलिए हुआ था क्योंकि इसने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत सारी बातें सुनी थी। उनके सेशन कई जब इसने ज्वाइन किए और उसके बाद इसने निष्कर्ष निकाला तो इसको ये समझ में आया कि अमीर बनने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हर जगह पैसा बस बिखरा पड़ा है और उसको समेटने वाले हाथ चाहिए। पैसे को हौसले के जो पंख हैं उन पर बैठकर हासिल किया जा सकता है। ज़िंदगी में सफलता पाने और अमीर बनने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है बुलंद हौसला। तो ये इसकी समझ में अब आ चुका था। तो इसी के तहत काम करते हुए इसने फिर सोचा कि जो जिम में ट्रेनर का काम कर रहा है इससे तो ये अमीर आदमी बन नहीं पाएगा और इसको अमीर बनने का बड़ा गहरा शौक था। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, मायामी की जो लाइफ स्टाइल थी वो इसको बहुत ज़्यादा लुभाती थी। पब वगैरह की, बार वगैरह की लाइफ स्टाइल। तो इसने कहा कि चलो कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए। तो इसकी फिर दिमाग में एक आइडिया आया। इसने कहा कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ हांगकांग की बैंक का, और ये जो हांगकांग की बैंक है ये अमेरिका में छोटे उद्योगपतियों को लोन देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है इस बैंक ने, हांगकांग की। और जिसको जिसको लोन लेना है तो उसे एक एडवांस जमा करना पड़ेगा, अग्रिम राशि। तो ये लोगों के पास जाता। अब डैनियल लुगो जो था ये झूठ बोलने में बहुत ही माहिर था। लोगों की मन की बात कहने में ये भाप जाता था कि लोग क्या चाहते हैं, तो उनके मन की ही बातें कहता था जैसा वो सुनना चाहते थे। चापलूसी करने में भी, तारीफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा आगे। तो लोगों के पास जाता, कई लोगों को इसने कन्विंस भी किया, लोगों ने इसको एडवांस भी दिया लोन के लिए, और एडवांस देने के बाद वो इंतज़ार करते रहते लेकिन लोन तो कभी मिलना नहीं था। तो इसने अच्छा खासा पैसा कमाया इससे अपने फ्रॉड करके। लेकिन इसका बुरा दौर शुरू हुआ 1990 में जब ये पकड़ लिया गया। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा फ्रॉड का, जज के सामने पेश किया गया। तो जज के सामने इसने बड़ी ही मासूमियत से और एक बड़ा ही इमोशनल भाषण भी दिया। इसने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं जान गया हूँ कि सफलता पाने का एक ही तरीका है और वो है कड़ी मेहनत। सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अब मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं कड़ी मेहनत करूँगा, जी तोड़ मेहनत, एक अच्छा नागरिक बन के दिखाऊँगा। लेकिन जज जो थे वो इसकी बात से कन्विंस नहीं हुए क्योंकि इसने बताया था कि ये ग्रेजुएशन पूरी कर चुका है। उन्होंने मार्कशीट देखी तो उसमें ग्रेजुएशन पूरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्या है ये, अभी भी झूठ बोल रहा है। 3 साल की इसको सज़ा हो गई।
3 साल की सज़ा काटने के बाद ये बाहर निकला, अब इसको काम की तलाश। तो सज़ा काटे हुए इंसान को कोई जल्दी में काम देता नहीं। फिर ये पहुंचा द सन जिम में। इसका मालिक जॉन मीस। अब जॉन मीस, जैसा मैंने बताया कि सभी किरदार हैं इसमें अलग किस्म के, तो जॉन मीस जो था ये किसी ज़माने में मिस्टर यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था। बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन था, उसको जीता था इसने। इसकी जो बॉडी थी, तब ये आर्मी में था और यूनाइटेड किंगडम में पोस्टेड था, तो इसकी बॉडी जो थी वो बहुत अच्छी थी। लगभग 60 इंच का इसका सीना था और 19 इंच के इसके बाइसेप्स थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में अगर आप जानते हो तो 57 इंच का उनका सीना था और 22 इंच के उनके बाइसेप्स थे। तो उनसे कम, लेकिन लगभग उन्हीं के जैसे इसकी बॉडी और बहुत अच्छी बॉडी। उसके बाद जब ये रिटायर हुआ तो ये यहाँ आ गया मायामी में इसने एक अकाउंटिंग फर्म खोली। इसका जो जिम खोला उसके बाद द सन जिम गैंग, तो इसको एक इसने हॉबी के तौर पर, साइड बिजनेस के तौर पर खोला था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जॉन मीस इसका मालिक था, तो ये अकाउंटिंग फर्म में कम वक्त देता और यहाँ पर ये ज़्यादा वक्त देता। इसका एक ही सपना था जॉन मीस का कि तगड़े तंदुरुस्त बनाना लोगों को, सुडौल आकार का बनाना, फिजिकली फिट बनाना लोगों को। तो ये अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तगड़ा, तंदुरुस्त और फिजिकली फिट बनाना चाहता था। इसलिए ज़्यादातर समय अपना देने लगा सन जिम में। और इसका जो अकाउंटिंग फर्म था वो धीरे धीरे फिर उसकी हालत खस्ता होती चली गई। अब ये ज़्यादातर अपना समय तो देता था सन जिम में, लेकिन इसकी भी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही थी, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर वर्कआउट करने वाले जो लोग थे, ज़्यादातर जो मेंबर थे, वो भी सारे के सारे अपराधी। कोई ड्रग्स लेने वाला, कोई ड्रग्स बेचने वाला, कोई लूटपाट करने वाला, कोई मर्डर करने वाला। और ज़्यादातर ये सामान भी चुरा ले जाते इसके जिम का, पैसा भी नहीं भरते। तो अब अकाउंटिंग फर्म जॉन मीस की वो पहले ही खस्ता हालत में, और जब धीरे धीरे ये जिम भी खस्ता हालत में होता चला जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी जॉन मीस की वो ये थी कि इसका शरीर भी बिगड़ता चला जा रहा था। अब इसका शरीर भी काफ़ी ढीला और थुलथुल होता चला जा रहा था। 50 से ऊपर उम्र हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जॉन मीस अपने आप से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, ये बहुत परेशान था अपने आप से। तो इसने कहा कि अब इस उम्र में बॉडी तो बन नहीं सकती, खैर जिम ही ठीक से चल रहे। और उसी वक्त में ये गया डैनियल लूगो, जो सज़ा काट कर बाहर निकला था, इसके पास गया। तो डैनियल लूगो ये बात करने में माहिर, मुंह देखी बात करता, मिला इससे, जॉन मीस से, और इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इसको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। इस कदर इसने जॉन मीस को शीशे में उतारा डैनियल लूगो ने, और इतनी बड़ी टोपी पहनाई कि ये पैरों तक उस टोपी से ढक गया। डैनियल लूगो ने बताया कि जो तुम्हारा जिम है, तुम इसको ठीक से चला नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास आइडियाज़ की कमी है। मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं कि मेरा दिमाग आइडियाज़ से फटा जा रहा है। तो मुझे इसका जो कमान है वो मेरे हाथ में देकर देखो, और देखो कैसे मैं इसको फर्श से लेकर आज तक पहुंचा देता हूं। मेंबरशिप लेने वालों की लाइन लग जाएगी, मेला लग जाएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा किसको मेंबरशिप दें किसको ना दें। ये सारी बातें इसने समझाई। जॉन मीस, उसको ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जॉन मीस ने इसको मैनेजर बना दिया द सन जिम गैंग का, द सन जिम का। अब ये यहाँ पर मैनेजर बन गया। तो इसने फिर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। फिर इसने एक टीम बनाई लोगों की। उसमें एक इंसान था स्टीवेंसन पियरे। स्टीवेंसन पियरे को काम दिया गया बकाया वसूलने का। जो लोग बकाया नहीं दे रहे हैं उनको जाओ बातचीत करो, बकाया वसूलो उनसे। लेकिन स्टीवेंसन पियरे इस काम में नाकाम रहा। वो जाता बकाया मांगता, लेकिन लोग देते नहीं, क्योंकि सारे के सारे लगभग क्रिमिनल टाइप के लोग। तो ये प्लान तो इसका फेल हो गया। फिर इसने स्टीवेंसन पियरे को कहा कि क्लर्क के काम में लगा दिया। कहा ठीक है, इसमें फेल हो तो फिर क्लर्क का काम करो। फिर इसने इसका शुरू किया प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग शुरू करी। कई जगह पर अच्छी अच्छी जगहों पर इसकी होर्डिंग बनवाई, लगवाई, बड़ी बड़ी होर्डिंग, देखने में अच्छी लगने वाली। जिम के पास एक खाली दीवार थी 20 बाई 30 फीट की, काफ़ी ऊंची,
जिम के ऊपर। उस पर इसने एक वॉल पेंटिंग बनवाई, टी शर्टों पर इसने जिम का नाम प्रिंट करवाया, उनको बांटा, और भी कई तरह से इसने एडवर्टाइजिंग करने का काम शुरू किया। तो इससे जिम को फ़ायदा भी हुआ। जिम का फ़ायदा हुआ तो जॉन मीस ये थोड़ा इससे खुश हुआ और ज़्यादा। तो अब इसका काम चलने लगा। स्टीवेंसन पियरे जो था अभी ये क्लर्क के पोस्ट पर था, लेकिन जब इसने देखा कि ये क्लर्क का भी काम नहीं ठीक से कर पा रहा, बिल्कुल ही निकम्मा है, तो इसने फिर इसको क्लर्क के काम से भी निकाल दिया। फिर इसने एड्रियन डोरबल, इसका एक पुराना दोस्त था, तो उसको लेकर आया, पार्ट टाइम उसको काम पर रखा। अब इसको लाने का ये मतलब था क्योंकि इसको जो डेनियल लूगो था इसको भी वर्कआउट करना और बॉडी बनाना काफ़ी पसंद था, और एड्रियन डोरबल को भी वर्कआउट करना, बॉडी बनाना काफ़ी पसंद था। तो दोनों साथ में वर्कआउट करते, बॉडी बनाते। फिर एक दिन एक आदमी मेंबरशिप लेता है। अब ये यहाँ मैनेजर तो था डेनियल लूगो, लेकिन अमीर बनने की इसकी अभी भी हसरत थी। बड़ा अमीर बनना बचपन से ही इसका सपना था। तो एक आदमी आता है जॉर्ज डेलगाडो, डेलगाडो मेंबरशिप लेता है। अब इसने देखा डेलगाडो जो था वो महंगी घड़ियाँ और महंगे कपड़े पहन कर आता था जिम में। तो इसने देखा कि ये कोई अमीर आदमी है, तो ये इसकी चापलूसी करने लगा। समझ गया क्या बातें इसको सुनना पसंद है, उसी के मन की बातें करने लगा। धीरे धीरे ये काफ़ी नज़दीक आ गया जॉर्ज डेलगाडो के। तो डेलगाडो इसको काफ़ी पसंद करने लगा। फिर डेलगाडो जहाँ भी जाता तो इसको लेकर जाता अपने साथ में। डेलगाडो का एक बिजनेस पार्टनर था जिसका नाम था मार्क सिलर। अब मार्क सिलर जो है एक अहम किरदार है इस कहानी में। तो मार्क सिलर पार्टनर था डेलगाडो का, इनका दोनों का धंधा चल रहा था। तो कई बार ये मार्क सिलर से भी मिलने गया, तो ये लूगो को लेकर गया अपने साथ। लोगों ने देखा तो मार्क सिलर के पास और ज़्यादा पैसा। अब इसने उसकी भी चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन मार्क सिलर ने इसको ज़्यादा दबाव नहीं दिया, तो ये प्लान उसने रद्द कर दिया। अब ये लगा रहा किसी कोशिश में कि किसी तरह से कुछ साथ मिल जाए, कुछ चापलूसी करके या किसी भी तरह से। तो एक दिन जॉर्ज डेलगाडो जिम में आया, ये गुस्से में था। इसने बताना शुरू किया कि जो मार्क सिलर है वो बिज़नेस में घपला कर रहा है, इसका जो पैसा है, इसके हक का पैसा वो इसको दे नहीं रहा है, इसका पैसा मारे ले रहा है। अब लोगों को लगा कि ये अच्छा मौका है, उसने इसको और ज़्यादा उकसाना शुरू किया। कहा कि हाँ तुम अच्छे आदमी हो, और सिलर तो मुझे शुरुआत से ही बड़ा बुरा आदमी लगता है, तुम इसके दोस्त कैसे बन गए। दुनिया भर की बातें इसने करी। तो सिलर ने फिर और अंदर की बातें बताना शुरू किया। अब जब काफ़ी उकसाया इसने और सिलर काफ़ी गुस्से में आ गया, तो इसने सिलर को माफ़ करिए, इसको डेलगाडो काफ़ी गुस्से में आ गया, तो इसने डेलगाडो को फिर एक सुझाव दिया। कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे हक का पैसा वो मार रहा है, तो उससे पैसा वापस लेते हैं किसी तरह से। डेलगाडो ने पूछा कैसे? तो इसने कहा कि उसको चलो किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा तुमको, उसको फिर से छोड़ देंगे। डेलगाडो ने कहा चलो ठीक। तो फिर अब जब किडनैप करना था तो इनको एक गैंग की ज़रूरत थी। तो गैंग के लिए इसने पहले शामिल किया अपने दोस्त एड्रियन डोरबेल को, जो इसके साथ वर्कआउट करता था। एड्रियन डोरबेल जो था ये दिमाग से पैदल था और सनकी भी था। लोगों को तड़पाना, टॉर्चर करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो दो लोग हो गए, अब और लोगों की ज़रूरत। तो फिर वही एम्प्लॉई स्टीवेंसन पियरे जिसको इसने निकाल दिया था जिम से, उसके पास गया, उससे बात करी। स्टीवेंसन पियरे की हालत ख़राब। तो उसने कहा कि मेरे पास एक प्रपोजल है, आओ मैं तुमको बताता हूँ। स्टीवेंसन पियरे का इसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी इसके साथ रहने आ गया था, जिसका नाम था कार्ल वीक्स। अब कार्ल वीक्स की अलग कहानी। ये कार्ल वीक्स जो था ये नोवेल कॉरपोरेशन में काम करता था और ठीक ठाक नौकरी थी इसकी, अच्छा खासा काम। लेकिन वहाँ किसी से इसका झगड़ा हो गया और उसको इसने पीट दिया। जब पीट दिया तो नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद ये फिर गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स लेना, शराब पीना, बार पब वगैरह। तो काफ़ी बर्बाद हो गया, इसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब हो गई। फिर एक दिन इसको समझ में आया कि ये सब गलत चीज़ें हैं।
नशा मुक्त जीवन जीना चाहिए, नशा मुक्त जीवन ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसने फिर एक प्रण लिया, इसने कहा कि अब ये नशे से दूर हो जाएगा और ये नशा मुक्त जीवन जिएगा, ईश्वर की शरण में जाएगा, चर्च जाना रेगुलरली शुरू करेगा। तो ये सब करने के लिए ये आ गया था यहाँ पर मायामी में, और इसके साथ स्टीवेंसन पियरे के साथ ही रहने लगा था। तो स्टीवेंसन पियरे मिलने जा रहा था, इसने कहा तुम भी चलो, देखते हैं क्या प्रपोजल है। अभी बताया नहीं था कि क्या हमारा काम है। तो जॉन मीस, इसके जो जिम का मालिक, उसका जो अकाउंटिंग फर्म थी वो अब खाली ही पड़ी रहती थी, ज़्यादातर वहाँ कोई रहता नहीं था। उसका भी चाबी वगैरह इसी के पास थी, डैनियल लुगो के पास। तो वहाँ गया, वहाँ मीटिंग हुई अकेले में। अब डैनियल लुगो जो था ये काफ़ी लंबे समय से अपना दिमाग लगा रहा था कि एक अमीर कैसे बना जाए। अब ये जो समय आया था तो इसको पता लग गया था कि अमीर बनने का तरीका क्या है। एक बहुत बड़ा तरीका इसके हाथ में लगा था, और वो तरीका था अमेरिकन तरीका अमीर बनने का। कि पहली चीज़, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें माला माल कर सके, जिसके पास तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो या कोई कीमती चीज़ हो। उस इंसान को दूसरे की नज़रों में बुरा बनाओ, बहुत ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा बुरा बनाओ कि लोग नफ़रत करने लगें। अब जब लोग नफ़रत करने लगें तो लोगों का सहारा लो और उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उससे छीन लो। तो ये अमेरिकन तरीका अब इसकी समझ में आ गया था कि यही सक्सेस पाने का असली मूल मंत्र है। तो फिर मीटिंग हुई, उसमें आए ये डैनियल लुगो, एड्रियन डोरबल, स्टीवेंसन पियरे और इसका रिश्तेदार कार्ल वीक्स, जॉर्ज डेलगाडो भी वहाँ पर आया। अब इसने खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। इसने कहा कि ये मेरा दोस्त है जॉर्ज डेलगाडो, बहुत अच्छा आदमी, बहुत नेक बंदा है। और इसका एक दोस्त है मार्क सिलर नाम का। मार्क सिलर बहुत बुरा आदमी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है। ये काफ़ी समय से इसका दोस्त था, लेकिन इसकी वफादारी का उसने क्या सिला दिया कि इसके पैसे वो खा गया, हड़प गया। अब हम इंसान अच्छे हैं, ऊपर वाले के भेजे हुए नेक बंदे हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका जो पैसा है, इसका जो हक है, इसे वापस दिलाना चाहिए। जॉर्ज डेलगाडो ने भी नाटक नौटंकी करी जिस तरह से वो कर सकता था, 2-4 आंसू भी टपकाए उसने। अब लेकिन जो लोग आए थे साथ में, तो अब उनको इससे ज़्यादा क्या मतलब। तो आखिर में जो इसने बात करी, इसने कहा कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, $2 लाख की बात है, 2 दिन का काम है और हमारा भी काम हो जाएगा, इसका भी पैसा मिल जाएगा और $2 लाख हमको भी मिल जाएंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, 2 दिन का ही काम है। इसने कहा कि हम उसे उठाएंगे, ले जाएंगे किसी जगह पर, थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, छोड़ देंगे। तो लोगों ने कहा ठीक। अब इसका दूसरा स्टेप तैयार हो गया था। अब इसके पास गैंग हो गई थी, अब इसको हथियार चाहिए थे। तो हथियार के लिए फिर पहुंचा हथियारों की दुकान पर। वहाँ के हथियार के दुकानदार को इसने समझाया, कहा कि हमें हथियार चाहिए, हम लोग FBI के एजेंट थे, अब रिटायर हो चुके हैं, अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, तो उसके लिए हथियार चाहिए। लेकिन जो दुकानदार था उसने कहा कि नहीं, पहले कागज़ दिखाइए, लाइसेंस, उसके बाद हम आपको देंगे, या जो भी वहाँ पर लगता हो। तो हथियार तो मिले नहीं इनको। दुकान वाले ने आखिरकार इनको एक टेजर गन दिया, छोटी सी, उसमें बैटरी पड़ी होती है, बिजली का एक बहुत तेज़ झटका मारती है, इंसान को बेहोश कर देती है। तो टेजर गन से ही इनको संतुष्ट होना पड़ा। अब इनके पास जो अगला कदम था वो था कि ये प्लान बनाए कि किडनैप कैसे किया जाए। तो इनका जो प्लान बनाना था, तो इनके पास आइडियाज़ पहले से ही थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी थी, सैकड़ों मूवीज़, मायामी में थे। तो इनके पास फिल्में देखकर तैयार किया गया ज्ञान था ही। इनको लगा कि प्लान बनाना बहुत आसान है। इन्होंने उसी तरह फिल्मी स्टाइल में फिर प्लान बनाना शुरू किया। उसी तरह चार्ट वगैरह बनाए, छोटे छोटे गाड़ियों के वगैरह के मॉडल भी लेकर आए। गैंग जो थी, इसके सबके कोड वर्ड में नाम दिए गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर असली नाम यूज़ करेंगे तो पकड़ जाएंगे। तो इन्होंने फिर नाम दिए। डैनियल लुगो को नाम मिला बैटमैन, एड्रियन डोरबल को मिला रॉबिन, और किसी को मिला स्पैरो, और मार्क सिलर को नाम दिया गया ईगल। तो इन्होंने फिर प्लान बनाया
प्लान सबको समझाया पूरी टीम को। टीम ने कहा वाह क्या प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। तो प्लान के मुताबिक इनको जाना था मार्क सिलर के घर पर और घर का दरवाज़ा खटखटाना था। मार्क सिलर जैसे ही घर से बाहर निकलता तीतर की तरह से उसको दबोच कर इनको बैग वैन में डालना था और वहाँ से लेकर चले आना था। प्लान बिल्कुल सिंपल था लेकिन परफेक्ट था इनकी नज़र में। तो इन्होंने कहा कि अब इसके लिए प्लान है, एक्शन होने वाला है तो कॉस्ट्यूम चाहिए। तो इन्होंने फिर निंजा की कॉस्ट्यूम खरीदी और आंखों पर पट्टी बांधी वगैरह। तो ये गए, घर की खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर पार्टी चल रही है। अब इनकी समझ में नहीं आया, कहा कितने लोग हैं, अब तो ये काम हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने फिर कहा कि चलो प्लान को अबॉर्ट कर देते हैं, मिशन को। मिशन अबॉर्ट हो गया, लेकिन इनके हौसले जो थे, हौसले इनके काफ़ी ज़्यादा बुलंद थे। ये इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाले थे। तो इन्होंने कहा चलो एक अटेम्प्ट फेल हो गया है तो क्या हुआ, फिर से अटेम्प्ट करेंगे। फिर उन्होंने प्लान बनाया। अब की बार जो इन्होंने प्लान बनाया तो इन्होंने फिर काले कपड़े पहने ऊपर से नीचे तक, और चेहरे पर आर्मी का जो मेकअप होता है, कैमोफ्लॉज जिसको कहते हैं, घास जंगल वगैरह में छुपने के लिए, वो चेहरे पर वैसा ही मेकअप अप्लाई किया। एक चादर खरीदी उसी कैमोफ्लॉज की। तो इनका बेसिकली प्लान ये था कि ये जाते, मार्क सिलर के घर के बाहर एक गार्डन था छोटा सा, तो उसी में लेटे रहते, इंतज़ार करते रहते। सुबह के 5 बजे ये पेपर लेने अपने घर से बाहर निकलता था मार्क सिलर, और जैसे ही ये पेपर लेने बाहर निकलेगा इसको उठाकर वैन में डाल लेंगे। तो ये गए वहाँ पर, रात के अंधेरे में लेट गए, ऊपर से वही चादर डाल ली कैमोफ्लॉज वाली। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो गार्डन था, गार्डन के ठीक पास से एक सड़क गुजरती थी। ये सड़क, फिर गार्डन, फिर मार्क सिलर का घर। तो सड़क और गार्डन के बीच में कोई हेज या बाउंड्री वगैरह नहीं थी, वहाँ से साफ दिखाई पड़ती थी। तो इंतज़ार करते रहे, वक्त बीता। मार्क सिलर तो बाहर नहीं आया, लेकिन एक गाड़ी आ गई सड़क पर, गाड़ी की हेडलाइट लगी। तो अचानक से डर गए, फिर भाग लिए वहाँ से। क्योंकि बात ये थी कि ये जो डैनियल लूगो था, इनका मुखिया, वो जेल की हवा खाकर आया था और दोबारा जेल जाने के नाम से इसकी आत्मा कांपती थी। दोबारा ये किसी भी कीमत पर जेल जाना ही नहीं चाहता था। तो ये डर जाता था, जैसे इसको लगता था कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये फ़ौरन डर जाता था। तो ये भागे, इनका कोडवर्ड था मिशन अबॉर्ट। तो मिशन अबॉर्ट अबॉर्ट चिल्लाते हुए वहाँ से भागे ये। अब फिर इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि इन्होंने देखा, निगरानी की, तो इनको पता लगा कि सिलर के घर में कार का जो गैराज है उसका एक विंडो है, उससे घुसा जा सकता है। वहाँ गए इसी तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए कमांडो वाले, विंडो से अंदर घुसना चाहा लेकिन घुसने में सफल नहीं हो पाए। अब फिर प्लान अबॉर्ट करना पड़ा। तो किसी सस्ती फिल्म के ये कैरेक्टर की तरह वहाँ से, सस्ते कमांडो की तरह वहाँ से फिर मिशन अबॉर्ट द मिशन चिल्लाते हुए वहाँ से भागे सब के सब। इसके बाद फिर एक मौका इनको मिला। मार्क सिलर एक सकरी गली से जा रहा था, एक ही गाड़ी निकलने की जगह थी। तो जो इसका एक छोर था गाड़ी निकलने वाला, वहाँ जाकर ये डैनियल लूगो ले गया, एक वैन उसके सामने अड़ा दी। अब गाड़ी निकलने की जगह नहीं। तो इसका प्लान ये था कि आगे से एक गाड़ी लगा देगा और दूसरी गाड़ी को लेकर आना था, पीछे लगा देना था। अब इसको निकलने की जगह नहीं, उसमें से लोग उतरते, बड़े आराम से इसको दबोचते, पीछे वाली गाड़ी में डालते, ले जाते। तो ये खड़ा रहा, गाड़ी इसने लगा दी, इंतज़ार करता रहा कि पीछे वाली गाड़ी आई, लेकिन वो आई नहीं। अब मार्क सिलर जो था, तो इसको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये तो आम दिन इसके चल रहे थे, इसको ज़रा सी भी भनक नहीं थी। तो इसको लगा कि क्या बेवकूफ़ है ये, गाड़ी आगे लगा दिया, ना आगे कर रहा है ना पीछे कर रहा है, निकलने का रास्ता नहीं दे रहा। तो वो इसको गालियाँ भी देने लगा, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा, काफ़ी गुस्से में मार्क सिलर। तो अब जब इसने देखा काफ़ी देर बीत गई और पीछे वाली गाड़ी आई नहीं, तो इसको फिर अभी गालियाँ भी लगातार देता जा रहा था। तो इसने फिर हटाया गाड़ी को, मार्क सिलर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। अब जो पीछे वाली गाड़ी आई नहीं थी, उसका दिक्कत ये थी कि वो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अब वहाँ जब ये गया तो देखा कि अभी भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार इन्होंने सबवे में कैप्चर करना चाहा, वहाँ भी फेल रहा मिशन कुल।
7 बार अटेम्प्ट किया था इन्होंने, 7 बार इनका जो अटेम्प्ट था वो फेल रहा था। फिर जो इनका मुखिया था डैनियल लूगो, उसकी समझ में आया कि ये जो स्टीवेंसन पियरे है ये कुछ ज़्यादा ही निकम्मा नालायक है, ये किसी काम का नहीं है। तो इसने फिर इसको भी बाहर निकाल दिया, कहा कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हारा पैसा कमाना और सफलता पाना, बड़े आदमी बनना तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे नसीब में लिखा ही नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फिर उन्होंने बात करी एक आदमी से, उसका नाम था मारियो सैंचेज, उसका नाम था बिग मारियो, उसे कहा जाता था। तो सैंचेज के पास गए, बिग मारियो के पास, एक काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा। इन्होंने कहा कि आसानी रहेगी किडनैपिंग करने में, ये पकड़ लेगा उसको और छटपटाता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो मारियो सैंचेज को इन्होंने फिर भर्ती करना चाहा, लेकिन मारियो सैंचेज जो था ये हिंसा नहीं करना चाहता था, ये अहिंसक प्रवृत्ति का इंसान था। इसने कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ये ऐसा नेक इरादा है पैसा वापस दिलाने का, ये सब चीज़ें इसने बताई, तो मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा लेकिन मैं किसी तरह की हिंसा नहीं करूंगा, मैंने प्रण ले रखा है कि मैं हिंसक जीवन बिताऊंगा। तो इसने मारपीट करने से मना कर दिया। तो अब उनको लगा कि क्या इतना बड़ा शरीर लिए, बॉडी भी बनाया है, कह रहा है हिंसा नहीं करूंगा, तो फिर बॉडी क्यों बनाई। खैर अब उनको ज़रूरत थी तो कहा चलो ठीक है भाई, नहीं मारपीट करना तुम। तो एक इंसान भी इनके पास कम हो गया था, एक इंसान की ज़रूरत भी थी। तो कहा कि अब तुम हिंसा नहीं करोगे तो तुम क्या करने लायक बचे। तो कहा ऐसा करो कि तुम गाड़ी चलाओ, ड्राइवर का काम करो। तो एक दिन ये जो मार्क सिलर था, तो मार्क सिलर की अकाउंटिंग की एक फर्म थी और एक डेली थी। डेली यानी कि एक रेस्टोरेंट टाइप का जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है। तो डेली के बाहर ये खड़ा हुआ था, किसी का इंतज़ार कर रहा था। मार्क सिलर, जिसको आना था वो तो आया नहीं, लेकिन ये द सन जिम गैंग वहाँ पहुँच गए। इनकी हरे कलर की एक वैन थी, वैन से उतरे ये लोग तुरंत, बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्ती के साथ, इधर उधर देखते हुए, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा किसी मिशन को पूरा करने के लिए लोग उतरते। तो ये गए, मार्क सिलर खड़ा था, उसने देखा तो उसकी समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। तो उसने कहा कोई अब अजीब गरीब लोग, कहा होगा कोई, उसको क्या, वो तो अपनी डेली के सामने खड़ा। तो इलाका सुनसान था, जगह ये पूरी, यहाँ पर और कोई था नहीं। ये गए उसके पास, स्टन गन जो इनके पास थी, बिजली का झटका मारने वाली, वो लगाई। सिलर गिर गया, लड़खड़ाया, लेकिन अभी बेहोश नहीं हुआ था। तो कार्ल वीक्स जो था, कार्ल वीक्स जो नशा मुक्त जीवन जीना चाहता था, तो उसने 2-4 घूंसे मारे इसके ऊपर, काबू पाया, और इन सब ने मिलकर फिर इसको डाला वैन में। और वैन में डालने के बाद इन्होंने कोड वर्ड से वाकी टॉकी भी लिए हुए थे, जिससे पूरी बातचीत इनकी हो रही थी। तो एड्रियन डोरबल, कार्ल वीक्स ने इसको उठाकर डाल लिया था गाड़ी में, और ये मारियो सैंचेज गाड़ी चला रहा था। तो इन्होंने अपना कोडवर्ड बताया, द ईगल हैज़ लैंडेड। द ईगल हैज़ लैंडेड ये कोडवर्ड था जब इसको कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जब वो मून की धरती पर उतरे थे, और उसी कोडवर्ड को यूज़ किया था इसने, कार्ल वीक्स ने। तो अब ये जो मारियो सैंचेज, बिग मारियो जो अहिंसक था, इसने देखा कि यार क्या बात कहा था कि इसको ले जाएंगे प्यार से, थोड़ा सा डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये लोग तो हिंसा पर उतारू हैं, खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। तो इसको ये थोड़ा घबरा भी गया इससे, लेकिन अब ड्राइविंग का काम करना था, वो लोग इसको कह भी रहे थे कि चलो 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 चलो। तो इसकी समझ में नहीं आया, तो जो भी हो सकता था इसने किया, गाड़ी को वहाँ से लेकर आया वेयर हाउस पर। वेयर हाउस जो ये था, ये डेलगाडो का वेयर हाउस था, इसके पार्टनर का, सिलर के। सिलर और लूगो, इनका मुखिया, वो सिलर की गाड़ी को लेकर आए थे, क्योंकि अगर गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहेगी तो लोगों को संदेह हो सकता है। तो वो गाड़ी लेकर आए। अब जो मारियो सैंचेज था, ये जैसे ही गाड़ी से उतरा, इसने कहा कि तुम बताया तो तुमने था कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ गए तो तुमने मारपीट शुरू कर दी, मुझको ये ज़रा सा भी नहीं पसंद आया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आगे मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तो मारियो सैंचेज वहाँ से चला गया। अब इनको क्या, इनका तो काम हो ही गया था, किडनैपिंग करनी थी इनको, अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी, एक हिस्सा भी कम हो गया था। तो इसको लेकर गए अंदर, सिलर को बांधा,
अब बांधने के बाद अब इनको पता था कि ये मुलाकात कर चुका है पहले, तो जो लूगो इनका मुखिया था और बाकी जो ग्रुप के मेंबर वो कोड वर्ड में बात करते और ये आवाज़ बदल कर बात करते, अलग एक्सेंट में, थोड़ा आवाज़ को चेंज करके। लेकिन ये कोई एक्सेंट बदलने में माहिर इंसान तो थे नहीं। तो जो सिलर था वो समझ गया जल्दी ही कि ये जो है वो डैनियल लूगो ही है। और जब इसकी ये समझ में आया कि ये डैनियल लूगो है तो इसको ये भी पता चल गया कि डैनियल लूगो ये काम अकेले तो कर नहीं सकता, ज़रूर इसमें जॉर्ज डेलगाडो भी शामिल है। तो ये फ़ौरन ही इसको पता चल गया था कि ये क्या क्या माजरा है। तो अब इसको लगा कि ये जो सन जिम वाले हैं ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी तो है नहीं, तो ये डर भी नहीं रहा था ज़्यादा। खैर, तो अब फिर इनको चाहिए थे पैसे, तो इन्होंने सिलर से कहा कि तुम्हारा जो चेकबुक है हमें अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हम इसलिए तुमको किडनैप किया है हमने, हम तुमको छोड़ देंगे। लेकिन सिलर माना नहीं, इसने कहा कि नहीं, मैं तुमको कोई पैसे नहीं दूंगा। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता था कि इसको टॉर्चर करते। तो अब टॉर्चर करना भी इनको पता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में देख रखी थी और फिल्मों में जैसा टॉर्चर किया जाता है तो वैसा ही टॉर्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया। उल्टा लटकाया, बैट से मारा, मारा क्या, धीरे मारते थे, उसके सर पर बैट ऐसे लगाते, कहते देखो ये बैट है, मारेंगे तो तुम्हारा सर खुल जाएगा। तो ये जो सिलर था ये भी थोड़ा डरने की कोशिश करता, नाटक करता उसी तरह से, तो उनको लगता कि हाँ डर रहा है। उसके बाद फिर इसको बैठा देते कुर्सी पर, सर ऊपर करते, इसके मुंह पर तौलिया डालते और ऊपर से पानी डालना शुरू करते। अब इसकी जो आंखें थी सिलर की उस पर पट्टी चढ़ी हुई थी, घूंसे मारते। तो ये टॉर्चर चलता था। इसको एक बक्से नुमा जगह पर रखा गया था, मार्क सिलर को, वहीं पर इसको रहना था। फिर इसके पास जाते, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, मायामी में गर्मी वैसे भी, तो इसका काफ़ी पसीना निकल रहा था, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था कि एक मछली की तरह से गीला हो गया था। तो ये जाता है इसके पास, एड्रियन डोरबल सन की, वो कहता है कि तुम्हारा इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, ज़रूर तुम्हें प्यास लगी होगी। ये कहता मार्क सिलर हाँ लगी है। कहता पानी लो, पीना चाहते हो? मार्क सिलर कहता हाँ। तो एक कप में पानी लाता, कहता लो। मार्क सिलर कहता प्लीज़ दीजिए। ये उसके ऊपर फेंक देता, कहता ले पी ले। और ये हंसने लगते पूरे गिरोह के लोग। तो इनका टॉर्चर करने का तरीका था इसको। फिर इसको कुर्सी पर बिठाता, इसके हाथ के नीचे लाइटर जलाता, कहता आग की गर्मी को महसूस करो। तो ये भी उसी तरह से चिल्लाने लगता, सिलर भी। अब ये जो चिल्ला रहा था तो ये नाटक भी कर रहा था। तो सन जिम गैंग वालों को लगा कि हम लोग टॉर्चर करने में काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं, ये काफ़ी डर रहा है, घबरा रहा है। लेकिन इनको पता नहीं था सिलर के बारे में एक चीज़, कि सिलर जो था ये बचपन में इसका परिवार बहुत ही गरीब हुआ करता था और गरीबी की वजह से इनको न्यूयॉर्क के एक बहुत ही रफ मोहल्ले में रहना पड़ता था। जब सिलर स्कूल जाता तो रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा जो इससे उम्र में बड़ा होता है इसकी पिटाई करता ही रहता था। रोज़ पिटाई खा खा के ये सिलर काफ़ी टफ हो गया था बचपन से ही। तो इसको ये छोटा मोटा जो टॉर्चर हो रहा था इसको बर्दाश्त करने में कोई ज़्यादा खास दिक्कत आ नहीं रही थी। लेकिन टॉर्चर तो ये बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन जो सिलर की दिक्कत थी, इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी जैसे ही इसके सामने आती है फट पड़ता, ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता, गालियाँ बकने लगता। और ये जो लोग थे ये भयंकर बेवकूफ़ी का परिचय दे रहे थे। इतना ज़्यादा ये बेवकूफ़ी कर रहे थे कि ये साउंड लाए इसी के घर से, इसके घर से नहीं, अलग से साउंड लाए, वहाँ पर साउंड में म्यूजिक बजाया। और ये जो रॉक मेटल, हैवी मेटल टाइप का, मेटालिका वगैरह जो भी होता हो, तो उस टाइप का इन्होंने मेटल बजाया, क्रिमिनल टाइप का। इसको कहा कि सुनो कितना ख़तरनाक म्यूजिक है, हम लोग ऐसा म्यूजिक सुनते हैं, सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम लोग। तो सिलर कहता हाँ तुम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मुझे पता चल गया है। तो अब ये गुस्सा तो इसको अंदर से बहुत आ रहा था। अब दो परस्पर विरोधी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ सिलर जिसको बेवकूफ़ी पसंद नहीं,
और दूसरी तरफ ये सन जिम गैंग वाले जो बेवकूफ़ी का भयंकर नमूना पेश कर रहे थे। लेकिन सिलर अब कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि किडनैपर थे, कुछ बोलता तो मार खानी पड़ती, इसलिए अंदर अंदर घुटा जा रहा था। तो कुछ दिन बीते तो और ज़्यादा टॉर्चर किया इसको, फिर थोड़ा ज़्यादा बल प्रयोग किया। तो सिलर को लगा कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है। अब तक काफ़ी दिन बीत चुके थे, लगभग हफ्ता भर। तो सिलर ने कहा कि इनकी बात ही मानना पड़ेगा, नहीं तो लग रहा है कि ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं। तो सिलर ने कहा कि ठीक है, तुमको जो पैसा चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसके पास गए, कहा कि ठीक है, तुम पैसा देने के लिए तैयार हो गए हो, बहुत अच्छे आदमी हो, लो हमको अपना ऑटोग्राफ दो। ये ऑटोग्राफ देने की बात कहते और इसके नीचे चेक बुक रख देते। सिलर को पता था, लेकिन फिर भी ये उसी तरह से करता जा रहा था, साइन करता जा रहा था। तो चेक साइन कराते, फिर इसके बाद जाते बैंक में पैसा निकालते। अब बाद में जब ये जो सारे चेक थे, जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ था, तो इसमें कई जगह पर यह भी देखा गया था कि जो चेक थे, साइन थे चेक पर, ये कई चेक पर तिरछे थे, कई चेक पर उल्टी दिशा में थे। फिर भी अब लोगों की कोई साठगांठ रही होगी बैंक से, तो इसका जो पैसा था वो सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर जो जार डेलगाडो था, अब जार डेलगाडो जो था वो इसके काफ़ी अंदर तक, काफ़ी पुराना दोस्त था, तो इसके अंदर तक उसको जानकारी थी। ये काफ़ी भरोसा भी करता था सिलर डेलगाडो के ऊपर। सिलर जो था ये अपने घर से ही ज़्यादातर काम किया करता था, ऑफिस जाना इसको कम पसंद था, और ऑफिस का जितना भी काम था वो ज़्यादातर देखता था ये डेलगाडो। तो डेलगाडो को मिलने जाना पड़ता था सिलर के घर पर। तो दरवाजे पर कौन खड़ा रहे, तो सिलर ने कहा कि लो सिक्योरिटी कोड ले लो, आने में तुमको दिक्कत नहीं होगी, रोज़ रोज़ आना पड़ता है। तो सिलर के घर के सिक्योरिटी कोड भी थे, और उसके साथ साथ इसको एक और जानकारी थी कि सिलर की एक तिजोरी है, उसमें लगभग 5 लाख US$ रखे हुए हैं। तो जब इसके अकाउंट से लगभग 2 लाख US$ निकल गए तो इनका लालच और बढ़ा। इन्होंने कहा कि वो 5 लाख US$ भी हासिल कर लेते हैं। तो उनको हासिल करना था, तो इनके पास सिक्योरिटी सिस्टम था ही, अलार्म कोड। लेकिन एक दिक्कत थी कि सिलर की बीवी और बच्चे उस घर में रह रहे थे। अगर वहाँ पर ये पैसा लेने जाते तो उनको शक हो सकता था, हो सकता है वो पुलिस को बुला लें। तो इन्होंने कहा कि पहले बीवी और बच्चों को यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो इन्होंने सिलर की कनपटी पर बंदूक रखी और इससे कहा कि अपनी बीवी को फ़ोन करो और जो हम बता रहे हैं वैसा ही उसको बताते जाओ, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। तो अब रटा पढ़ा कर इसको तैयार किया, फ़ोन मिलाया गया और इसने फिर बताना शुरू किया अपनी बीवी को। इसकी बीवी को थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी, ज़्यादा इंग्लिश उसको नहीं आती थी। उसके जो माता पिता थे वो कोलंबिया में रहते थे। तो इसने बताना शुरू किया सिलर ने। इसने कहा कि मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन मुझको एक लड़की दिखी, क्यूबन लड़की, जिसका नाम है लिलियन टोरेस, बहुत खूबसूरत है, मुझे इससे प्यार हो गया है, मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसके साथ भाग रहा हूँ, तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ। तो ये बातें जैसा इसको रटाया गया था इसने बता दी फ़ोन पर। अब इसको लगा कि मार्क सिलर को कि इसकी बीवी को समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है, और ये अब जाएगी और पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, और पुलिस जो है वो आएगी, इसको छुड़ा ले जाएगी। इसके दिमाग में ये भी था कि ये ज़्यादातर घर से बाहर नहीं रहता था, तो अब तक घर वाले इसके काफ़ी परेशान होंगे, इसके घर वाले, इसके भाई बहन सब लोग काफ़ी परेशान होंगे, ढूंढ भी रहे होंगे, हो सकता है पुलिस में कंप्लेन भी करती हो। तो ये अब इसी की राह देखने लगा कि अब तो बीवी समझ ही गई होगी और पुलिस आएगी जल्दी ही। अब इसको इंतज़ार था कि आज पुलिस आएगी, कल आएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके जो किरदार थे वो अलग ही किस्म के थे। तो इसकी बीवी ने जब फ़ोन रखा तो उसने जो सबसे पहला काम किया, उसने पूरा पैसा निकाला, थोड़ा बहुत पैसा छोड़ा, सारा पैसा एक बैग में रखा, घर में जितनी ज्वेलरी थी उसको एक बैग में, उसी बैग में डाला, महंगी घड़ियाँ, जो भी घर का महंगा सामान था सबको उसी बैग में डाला, अपने बच्चों को लिया और ये निकल गई कोलंबिया। पुलिस में कंप्लेन इसने नहीं की। अब ये सिलर, फिर ये डेनियल लूगो और डेलगाडो गए घर में, वहाँ देखा कि पूरा तो माल लेकर वो चली गई खाली। अब इनको गुस्सा आया, तिजोरी खोला, वो भी लगभग खाली। अब ये गुस्से में वापस आए। तो
अब इन्होंने कहा कि पैसा तो मिला नहीं, 5 लाख US डॉलर मिलने थे, वो मिले नहीं। अब इसके चलो प्रॉपर्टी फिर अपने नाम करा लेते हैं। अब इसको किडनैप किए हुए थे। तो सिलर ने कहा कि क्या है, प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हैं तो करा लें, क्योंकि इसको अब ये आइडिया था कि अब तो रिपोर्ट हो ही जाएगी, जल्दी ही पुलिस आ जाएगी। इसको ये भी पता था कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। तो कोऑपरेट भी करता चला जा रहा था। प्रॉपर्टी पर उन्होंने साइन कराए। एक J&D कंपनी भी बना डाली थी, जॉर्ज एंड डैनियल नाम की, जॉर्ज एंड डैनियल इंटरनेशनल। डैनियल लूगो और जॉर्ज डेलगाडो ने अपने नाम से इसमें साझे ये हिस्सेदार थे। तो उसी J&D के नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने लगे। लेकिन अब इनके सामने एक और दिक्कत थी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने के लिए एक नोटरी होता है, नोटरी के सामने दोनों पक्षों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सामने जाना पड़ेगा। लेकिन ये सिलर को अब नोटरी के सामने तो ले नहीं जा सकते थे। तो अचानक लोगों के दिमाग में आइडिया आया, इसको याद था कि इसका जो जिम का मालिक था जॉन मीस, वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी, वो अकाउंटिंग फर्म थी उसकी एक, और वो नोटरी का काम कर सकता था। तो ये गया उसके पास, जॉन मीस के पास, कहा कि ऐसा ऐसा काम है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है। जॉन मीस ने मना कर दिया। फिर इसने शीशे में उतारना शुरू किया। इसने कहा कि मेरे पास स्पॉन्सर है जिम के लिए तुम्हारे, यानी कि इसने रिश्वत खिलाई एक तरह से जॉन मीस को। जॉन मीस को क्या, वो अब उसका टाइम बुरा चल रहा था, उसने कहा ठीक है बना देता हूँ। तो इसने नोटरी भी तैयार कर दी। अब जब नोटरी तैयार की हो गई तो मार्क सिलर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी आ गई अब इनके नाम पर, डैनियल लूगो और जॉर्ज डेलगाडो के नाम पर। तो प्रॉपर्टी आ गई तो ये उसके साथ फिर रहने चले गए उसी घर में। अब उसकी बीवी और बच्चे तो जा चुके थे घर छोड़कर। तो ये डैनियल लूगो चला गया रहने अपने साथियों को लेकर, एड्रियन डोरबेल और कार्ल वीक्स को लेकर। तो रात में ये चले जाते। रात में जिसका पहरेदारी करने की जिम्मा था वो था कार्ल वीक्स, जो अब नशा मुक्त जीवन जी रहा था। तो जब ये वहाँ गए तो इन्होंने, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो इन्होंने बताया कि हम CIA के लोग हैं, और ये जो मार्क सिलर था जिसका घर था, ये बहुत टैक्स में फ्रॉड किए था। तो लंबे टाइम से गवर्नमेंट की इस पर नज़र थी, हमने छापा मारा है और मार्क सिलर कहीं भाग गया है हमसे बचकर। ये जो इसका घर है इसको हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह कब्जा कर लिया है, अब इसको गवर्नमेंट का ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो पता नहीं क्या बात थी, इसके जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी मान गए। अब उनको भी थोड़ा ये राहत कि हमारे आस पड़ोस में CIA के लोग रहने आए हैं, अब वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे थे। तो ये वहाँ भी रहने लगे। फिर धीरे धीरे इसका एक बहामास में अकाउंट था मार्क सिलर का, तो वहाँ भी गया ये चेक लेकर। वहाँ इसने बताया कि मैं मार्क सिलर हूँ। डैनियल लोगों ने खुद को बताया कि मैं मार्क सिलर हूँ और अपना पैसा निकालने आया हूँ। वहाँ भी इसका पैसा जो था, किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे इससे और इसको पैसा निकाल कर दे दिया। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछा गया तो बैंक वालों ने बताया कि सारे इटालियन लोग तो एक ही जैसे लगते हैं। तो ये सारा इसका जो पैसा था घर में वो तो मिला नहीं था, बाकी यहाँ जो अकाउंट में था और जो बहामास में था और जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब इन्होंने लूट ली थी मार्क सिलर से। लेकिन मार्क सिलर जो था, अब तक काफ़ी दिन बीत चुके थे, लगभग 30 दिन हो चुके थे। तो सिलर को अभी तक यही लग रहा था कि रिपोर्ट हो चुकी होगी और पुलिस आती होगी, लेकिन पुलिस आई नहीं। एक एक दिन इसका भारी पड़ रहा था। तो जब इसको लगा कि शायद अब पुलिस नहीं आएगी तो इसने फिर दूसरे विकल्पों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब दूसरे विकल्पों में इसकी नज़र में आया कार्ल वीक्स। तो कार्ल वीक्स का रात में इसकी पहरेदारी देने का काम था, और कार्ल वीक्स जो था वो थोड़ा इससे नरम दिली से पेश आता था। वो इसको जूस भी पिला दिया करता था, सिगरेट भी पिला दिया करता था, इससे बातें भी करता रहता था। तो इसको निकलना था, भागना था मार्क सिलर को। तो इसको लगा कि ये एक कमज़ोर कड़ी है, इसको यूज किया जा सकता है आज़ादी पाने के लिए, अगर इसको बहला फुसला कर किसी तरह। तो इसने फिर बातें करना शुरू किया उससे, अच्छी अच्छी बातें करता, ये ऐसी बातें करता जो सुनने में कार्ल वीक्स को अच्छी लगती। अब कार्ल वीक्स जो था ये नशा मुक्त जीवन जी रहा था और ये बहुत ही धार्मिक इंसान था।
तो ये दोनों बातें करते रहते। कार्ल वीक्स इसको धार्मिक कहानियाँ सुनाता, मार्क सिलर भी जो इसको कहानियाँ समझ में आती थी वो इसको सुनाता। एक प्रवचन टाइप का माहौल बना रहता। फिर जब कुछ दिन बीते, थोड़ा भरोसा हुआ कार्ल वीक्स को इस पर, मार्क सिलर को भी थोड़ा सा भरोसा बढ़ा। तो एक दिन फिर अपना प्लान तो था इसका कि बहला फुसला कर भागना है, तो उसी प्लान के मुताबिक फिर इसने समझाना शुरू किया कार्ल वीक्स को। कहा कि तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, तुम एक बहुत ही नेक इंसान लगते हो, इन बुरे लोगों की संगत में तुम कैसे पड़ गए? किसी को किडनैप करना, मारना पीटना, उसका प्रॉपर्टी को हड़प जाना, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। ऊपर वाले की नज़र में ये सब पाप है। ऊपर वाले को ये सब बातें कभी अच्छी लगने वाली नहीं हैं। ये सारे जो रास्ते हैं ये बुरी तरफ ले जाते हैं, नर्क की तरफ ले जाने वाले जो रास्ते हैं ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं। मरने के बाद नर्क की आग में जलना पड़ेगा। तो कार्ल वीक्स ने सुना कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, काम तो गलत है, तो थोड़ा डरा भी, लेकिन उठकर वहाँ से चला गया। तो अगली भी रातों में इसी तरह के ये प्रवचन जो था वो चलते रहे। फिर एक दिन डोरबेल आया लोगों के पास। तो अब तक इनको भी पता हो गया था कि ये जो है सिलर, ये जान गया है कि ये लोग कौन है, इसके समझ में आ गया है कि ये लोग कौन है, आइडिया हो गया है इसको। अब ये सन जिम गैंग वाले भी समझ गए थे। तो अब दोनों तरफ के लोग जानते थे एक दूसरे को कि कौन क्या है। अब सारे पत्ते खुल गए थे, कोई राज बाकी बचा नहीं था। तो डोरबेल ने कहा कि अगर इसको हम लोगों ने छोड़ा तो ये जाकर पुलिस में कंप्लेन करेगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह, पैसा वगैरह हम ही ने निकाला है, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो लोगों ने कहा फिर क्या किया जाए? तो डोरबेल ने कहा कि चलो जान से मार देते हैं इसको, मर जाएगा तो उसके बाद ये कुछ बोल नहीं पाएगा। लोगों ने कहा ठीक, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर मारना ही है तो इसकी मौत से भी थोड़ा सा फ़ायदा ले लेते हैं। डैनियल ने पूछा वो कैसे? तो लोगों ने कहा कि इसका एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है 2 लाख का, उसमें फिर इसने बेनिफिशरी बनाया लिलियन टोरेस को, जो इसकी एक्स वाइफ थी, जिसका नाम लेकर ये बताता रहता था। इसने फ़ोन कराया था, अपनी कंपनी में भी फ़ोन कराया था। इसका जो डेली थी मार्क सिलर की डेली और जो अकाउंटिंग फर्म थी वहाँ भी इसी का, लिलियन टोरेस का नाम लेकर इसने फ़ोन कराया था। जब तोते की तरह रटाया था सब कुछ। मार्क सिलर अब क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना था, तो जो वहाँ के ओनर थे ये थे मार्क सिलर, और जो वर्कर थे उनको कुछ अजीब लग सकता था कि अभी तो मार्क सिलर ओनर था, अभी ये लूगो यहाँ का ओनर बन गया है, तो एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लोगों ने खुद ही इससे फ़ोन कराया। तो फ़ोन पर ये कहता कि मैं यहाँ घूमने आया था, एक क्यूबन लड़की जिसका नाम लिलियन टोरेस है वो मुझे मिली, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, आसमान से उतरी हुई परी के जैसी लगती है, मुझे इससे प्यार हो गया है, मैं इसके प्यार में अंधा हो गया हूँ, इस प्यार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रुपया पैसा प्रॉपर्टी डेली अकाउंटिंग फर्म मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इन लोगों को बेच रहा हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं, सारा पैसा लेकर मैं भाग रहा हूँ, जाकर इससे शादी कर लूँगा। तो ये सारी बातें वो रटे हुए तोते की तरह से बकता रहता। तो अब ये मौका आ गया था कि उसी लिलियन टोरेस के नाम पर बेनिफिशरी बनाया कि अब मर जाएगा तो जो इसका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो रिलीज़ हो जाएगा और बेनिफिशरी जो है लिलियन टोरेस, इसकी एक्स वाइफ, उसी को मिल जाएगा, यानी कि डैनियल लोगों को ही मिल जाएगा। तो अब जब टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात इसने सुन लिया थोड़ा सा, तो इसको लगा कि अब तो खैर काम तमाम, अब तो जान जानी ही है, लेकिन ये कर भी क्या सकता था। तो फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर भी इसके साइन लिए गए। अब तक लगभग 40 दिन बीत चुके थे और 40 दिन इन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी ही बांध रखी थी और उसी डिब्बे जैसे जो जगह थी उसी में इसको रखते थे, बहुत थोड़ा सा खाने पीने के लिए देते थे। तो अब इन्होंने कहा कि मारना है, तो उसके लिए फिर उन्होंने प्लान बनाया। फिल्में काफ़ी देखी हुई थी। इन्होंने कहा कि एक गाड़ी में इसको बिठाते हैं, शराब पिलाते हैं, गाड़ी को लड़ा देंगे, ये लगेगा कि शराब पीकर एक्सीडेंट हो गया, बात रफा दफा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक, शराब पिलाते हैं। तो ये गए इसके पास, इससे कहा कि तुमने इतना सब कुछ हमको दिया है, तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब हमको दे दिया है, तुम कंगाल हो गए हो, हमको मालामाल कर दिया है,
लेकिन तुम मेहनती आदमी हो, पैसा क्या है, पैसा तो तुम फिर से कमा लोगे। हम तुम्हारे लिए क्या करें, चलो एक पार्टी करते हैं, पार्टी करके तुमको हंसी खुशी विदा करेंगे, प्लेन पर बिठा देंगे, तुम चले जाना कोलंबिया। तो मार्क सिलर को समझ में आ गया कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। तो ये शराब पिलाते, लेकिन मार्क सिलर की दिक्कत जो थी वो शराब पीता ही नहीं था। तो इन्होंने कहा तो शराब नहीं पीता, अब क्या किया जाए। तो कहा ज़बरदस्ती पिलाओ। तो इसको ज़बरदस्ती फिर डोरबल ने पिलाना शुरू किया, लोगों ने भी ज़बरदस्ती इसको पिलाता। कुल 5 दिनों तक शराब पिलाई। अब रात में जब ये चले जाते तो पहरेदारी करनी होती कार्ल वीक्स को। तो इसको नशा था, तो एक दिन नशे में ही ये कहने लगा ऐसे ही कि तुम लोग, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे मारने वाले हो, जब मैं मर जाऊँगा तो गॉड के पास पहुँचूँगा, गॉड से मैं बताऊँगा तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम बुरे इंसान हो, बहुत बुरे इंसान। मैं गॉड को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझे छुड़ा सकते थे लेकिन तुमने नहीं छुड़ाया। तो ये बातें जब कार्ल वीक्स ने सुनी तो वो गॉड से बहुत डरता था, वो डर गया। उसने कहा नहीं, तुम गॉड को मेरे बारे में कुछ मत बताना। इसने कहा कि नहीं, मैं बताऊंगा। तो फिर कार्ल वीक्स ने इसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। जब पिटाई हुई तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो नहीं बताऊंगा। मामला रफा दफा हो गया। फिर जब प्लान का दिन आया तो इसको उठाया गया। जब इसको लगा कि नशा काफ़ी हो गया है तो इसको उठाया गया, फिर गाड़ी में डाला गया। इसकी गाड़ी साथ लेकर वो लोग पहुँचे वहाँ तक। तो उनका प्लान ये था कि खंभे से टकराएंगे, उसके बाद गाड़ी में आग लगा देंगे। तो ले गए, इसको ड्राइवर की सीट पर बिठाया, इसकी गाड़ी में सीट बेल्ट बांधा। डैनियल लुगो तेज़ रफ्तार से भगाई गाड़ी। जब लगा कि रफ्तार ठीक हो गई तो वो कूद गया। गाड़ी गई, खंभे से टकराई। लोगों को लगा, जिस संजिम गैंग वालों को, कि अब तो काम तमाम। लेकिन गए तो देखा सांसें चल रही। इन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो ये पेट्रोल वगैरह लेकर आए थे, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर डाला, सिलर के ऊपर डाला और आग लगा दी। इनको लगा, संजिम गैंग वालों को, कि अब तो काम तमाम ही हो गया, अब तो ये जिंदा बचना नहीं है। लेकिन द संजिम गैंग वालों को एक खास बात नहीं पता थी। इनको नहीं पता था कि मार्क सिलर किस मिट्टी का बना हुआ है, ये कौन सा फौलाद है। मार्क सिलर अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी उम्र में शरणार्थियों की तरह न्यूयॉर्क आया था। तब ये 7 साल का था। जब ये यहाँ पर आए तो इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 8 साल की उम्र में मार्क सिलर ने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था। फिर ये मेहनत करता गया, इसने पढ़ाई लिखाई शुरू की, पढ़ाई में भी ये काफ़ी सक्सेस हुआ। उसके बाद फिर ये जाकर अकाउंटिंग फर्म इसने अपनी खोली, अकाउंटिंग फर्म को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर इसने डेली एक खोली, डेली को भी आगे बढ़ाया। बिजनेस की दुनिया में ये काफ़ी सफल हुआ था। इसने काफ़ी पैसा भी कमाया था, महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर, आलीशान बैंक बैलेंस, घर में 5 लाख US डॉलर, बहुत सारा पैसा इसने कमाया था मार्क सिलर ने। लेकिन ये अलग बात थी कि ये जो सारा पैसा था ये इसने ड्रग्स की स्मगलिंग करके कमाया था। डेली और अकाउंटिंग फर्म की आड़ में इसका एक ड्रग्स का कारोबार भी चला करता था। तो अब जब आग लगा दी थी, ये बैठे हुए देख रहे थे तमाशा कि अब तो इसकी जान गई, अब तो ये मर ही जाएगा। लेकिन मार्क सिलर आज मरने के मूड में नहीं था, ये अभी और जीना चाहता था। तो इसको थोड़ी गर्मी लगी, इसने अपनी आंखें खोली। पहले तो इसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। 10-15 सेकंड लगे तो इसको समझ में आया। उसके बाद इसने सीट बेल्ट खोला, इसके कपड़ों पर भी आग लग गई थी। अब ये संजिम गैंग वाले देख रहे हैं। आग लगे बैताल की तरह जब ये अपनी गाड़ी से निकलकर भागा मार्क सिलर, तो संजिम गैंग वालों की आंखें आश्चर्य से फटी हो गई, फैलती चली गई। अब इन्होंने देखा कि यार ये तो अभी भी नहीं मरा है और भागता चला जा रहा है, आग लगी फिर भी भागता चला जा रहा है। तो डैनियल लुगो ने कहा अब क्या किया जाए। तो उसकी समझ में आया कि चलो गाड़ी चढ़ा देते हैं, गाड़ी चढ़ेगी, टक्कर लगेगी तो मर जाएगा। कार्ल वीक्स गाड़ी चला रहा था, ये गाड़ी भगाई, टक्कर मारी, मार्क सिलर गिर गया, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल ले गए। इनको लगा कि अब तो इसकी जान चली ही गई होगी। उतरे, गया देखा तो सांसें अभी भी चल रही। अब फिर ये परेशान,
कि यार गाड़ी चढ़ा दी फिर भी नहीं मरा। फिर गए, दूसरा राउंड लिया, फिर से गाड़ी चढ़ाई, कहा अब तो जान चली ही गई होगी। फिर उतरे, देखा अभी भी नहीं मरा, अभी भी सांसें चल रही। अब इन्होंने कहा यार ये क्या इंसान है कि ये मरता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमको क्या है भाई, गाड़ी ही चलानी है और चलाते रहेंगे, निकालते रहेंगे जितनी भी बार से निकालनी है। तो ये गाड़ी में बैठे, तीसरा राउंड चढ़ाया, लेकिन तभी जो गाड़ी में आग लगी थी और ये सब हंगामा सुनकर कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे गाड़ियाँ लेकर, उनकी लाइट देखी इन्होंने, तो इनको ये लगा कि अब 3 बार गाड़ी चढ़ा दी, अब तो ये मर गया ही होगा, चलो भाग चलते हैं। डर भी गए तो ये भाग गए। लोगों ने उठाया मार्क सिलर को, लेकर गए अस्पताल। अस्पताल में इसकी जो हड्डियाँ थी कई जगह से टूटी हुई थी, कई जगह से फ्रैक्चर था, हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, लेकिन अभी भी ये मार्क सिलर जिंदा था। पुलिस आई, पूछा इससे, मार्क सिलर ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब जो पुलिस वाले थे उनको भी इसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा कि तुम इतनी शराब पिए हो और लग रहा है कि तुम महीनों से कुछ खाना खाए ही नहीं हो, खाली शराब पिए हो, और तुम बता रहे हो कि लोगों ने तुम्हारा किडनैप किया है, तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी हड़प कर ली है तुमसे। अब ये वाकया ही इतना अजीब था कि पुलिस को भी इस बात पर भरोसा जरा सा नहीं हो रहा था। तो मार्क सिलर जो था अब ये क्या करता, लेकिन इसको पता था कि ये जो गैंग वाले हैं ये हैं तो बेवकूफ़, लेकिन इसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तो इसने फिर अपने घर परिवार वालों को फ़ोन किया। अब जब सन जिम गैंग वहाँ रात में इसको छोड़कर लौट आए थे तो उनको लगा कि अगर मर गया होगा तो सुबह अखबार में खबर आएगी, नहीं मरा होगा तो उसकी खबर आएगी। तो ये एड्रियन डोरबल और डैनियल लूगो अपने घर के सामने, जो कि मार्क सिलर का ही घर था, बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए हुए खड़े थे और पेपर वाले का इंतज़ार कर रहे थे। पेपर आया, जल्दी जल्दी पलटा इन्होंने, देखा तो कहीं भी मरने की खबर नहीं थी। अब इनको ये पक्का हो गया कि ये मार्क सिलर अभी भी जिंदा है। अब क्या किया जाए। अब फिर इन्होंने एक वही फिल्मी प्लान बनाया कि अस्पताल चलते हैं और वहीं पर इसका टेटवा दबा देंगे, तकिया लगाकर इसके सर पर इसकी सांसें रोक देंगे, ये डोरबेल ने कहा। तो अस्पताल में घुसना है तो इन्होंने फिर सर्जन के कॉस्ट्यूम पहने। अब हालांकि इनको पता नहीं था कि सर्जन का जो कॉस्ट्यूम है वो सर्जरी रूम में पहना जाता है, ऐसे हर जगह उसको पहनकर लोग नहीं घूमते। तो ये वहाँ पर गए, इन्होंने ढूंढना शुरू किया, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर सर्जन का कॉस्ट्यूम पहने हुए। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम था, लाइनें बनी होती थी फर्श पर जो पर्टिकुलर रूम तक ले जाती थी, लेकिन ये किसी से पूछ नहीं सकते थे। अब इनको ये तो पता था कि मार्क सिलर आईसीयू में होगा, लेकिन आईसीयू कहाँ है ये इनको पता नहीं था। ये ढूंढते रहे, लगभग 3 घंटे इन्होंने ढूंढा, फिर भी ये ढूंढ नहीं पाए। मिशन अबाउट हो गया। कहा चलो ठीक है, आज कल नहीं ढूंढ पाए तो क्या हुआ, कल आएंगे नए जोश के साथ। तो दूसरे दिन लेकिन जाने से पहले इन्होंने फ़ोन कर दिया अस्पताल में। इनको आइडिया है कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो फ़ोन किया तो पता चला कि ये जो मार्क सिलर नाम का आदमी है इसको ट्रांसफ़र किया जा चुका है न्यूयॉर्क, क्योंकि मार्क सिलर ने अपनी जो बहन थी उसको फ़ोन किया था और वो एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इसको लेकर न्यूयॉर्क चली गई थी। इसको पता था कि यहाँ रहेंगे तो गैंग वाले फिर से जानलेवा हमला कर सकते। फिर अखबार में खबर आई एक्सीडेंट की, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, अब तो कोई दिक्कत की ही बात नहीं। तो इसी मार्क सिलर के घर में रहने लगे ये सब लोग, जो पैसा मिला था उसको उड़ाने लगे। इसी बीच डैनियल लूगो ने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली, सबीना पेट्रेस्क्यू नाम की। सबीना पेट्रेस्क्यू की भी एक अलग कहानी थी। सबीना पेट्रेस्क्यू को बड़ा लंबा शौक था एक हीरोइन बनने का। तो ये मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल माइग्रेंट की तरह से अमेरिका में आई थी और हीरोइन बनने के लिए ट्राई करने लगी थी, लेकिन हीरोइन तो नहीं बन पाई। बदले में ये एक बार डांसर बन गई, वहीं पर ये डांस करती थी। फिर इसको लोगो मिला तो इनकी दोस्ती हुई, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। ये इसी के साथ रहने आ गई लोगों के घर में। लोगों ने बताया कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, लेकिन अजीब अजीब चीज़ें देखा लोगों के घर में। तो उसने कहा कि तुम तो सच नहीं बोल रहे हो, सच बताओ कि क्या हो। तो लोगों ने फिर इसको बताया कि मैं एक CIA का एजेंट हूँ और मैं इसके मार्क सिलर के पीछे लगा हुआ था।
मार्क सिलर भाग गया है, लेकिन हम अभी भी इसके पीछे लगे हुए हैं। इसने एक और केस बताया द यूना बॉम्बर का, काफ़ी मशहूर अमेरिका में, उसकी कहानी भी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो इसने बताया कि यूना बॉम्बर के केस में भी मैं लगा था लंबे अरसे तक, और मायामी से जुर्म को ख़त्म करने के लिए, अमेरिका को एक क्राइम फ्री स्टेट कंट्री बनाने के लिए जो CIA है वो प्रण ले चुकी है, और इसकी भी ज़िंदगी का ही मकसद है कि मायामी से क्राइम को ख़त्म करना। तो सबीना पेट्रेस्कू ने बातें सुनी, उसको बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो भी मदद होगी इस देशभक्ति के काम में, मैं भी वो तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये सब चल रहा था धीरे धीरे। अब जो पैसा था वो इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन इनको पैसा खर्चा करना ज़्यादा पता था नहीं, तो जल्दी ही इनकी जो दौलत थी वो सारी की सारी हवा हो गई। अब जो एड्रियन डोरबेल था, ये एड्रियन डोरबेल, तो इसके पास सबसे पहले पैसा ख़त्म हुआ। अब ये जो सबीना पेट्रेस्कू थी, ये मिस रोमानिया रनर अप भी थी, जीती नहीं थी मिस रोमानिया, लेकिन ये रनर अप थी। तो एड्रियन डोरबेल के पास पैसा ख़त्म हो गया। अब इसको लगा कि इनके पास पैसा कमाने का कोई और ज़रिया नहीं, तो पैसा ख़त्म, तो अब क्या किया जाए। तो फिर इनके दिमाग में आइडिया आया कि चलो किसी और को किडनैप करते हैं। एक और टारगेट इन्होंने दिमाग में बिठाया, लेकिन वो टारगेट कुछ जमा नहीं इनको, तो मिशन अबॉर्ट हो गया। उसके बाद इसको पता चलता है एक फ्रैंक ग्रीगा नाम के आदमी का, एड्रियन डोरबेल को। तो इसने कहा कि फ्रैंक ग्रीगा के बारे में पता लगाया। तो फ्रैंक ग्रीगा जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा, एक पीली लैम्बोर्गिनी, कई और गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ वगैरह, एक बड़ा मकान। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीना फर्टन। तो फ्रैंक ग्रीगा की जो कहानी थी, ये किसी ज़माने में $10 लेकर न्यूयॉर्क से, बर्लिन से न्यूयॉर्क आया था। उसके बाद ये कार सर्विस करने लगा। एक कार की जगह थी, कार सेल्समैन के तौर पर भी काम किया इसने, कार बेचता, ऑयल चेंज करना, छोटी मोटी कमियों को दूर करना। तो एक इसी गैराज टाइप की जगह पर ये काम करता रहा। इसको भी अमीर बनना था। फिर इसको ज़िंदगी में एक मौका मिला, जब किसी ने इसको बताया कि ये एक बड़े फ़ायदे की चीज़ है, अगर उसको करोगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। तो फ्रैंक ग्रीगा ने सुना, इसको अच्छा लगा, इसने वो काम भी करना शुरू कर दिया, अमीर भी बन गया बहुत जल्दी। और वो चीज़ जो थी वो थी इलीगल फ़ोन लाइन। तो कई फ़ोन लाइन थी इलीगल, नाइट में चलने वाली, तो उन्हीं की फिर इसने 4-5 फ़ोन लाइनों को फिर इसने चलाना शुरू किया। तो उससे इसने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया था। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीना फर्टन, वो भी एक बार में डांस किया करती थी, और इसने एक सर्जरी कराई थी, ब्रेस्ट इम्प्लांट, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, एक प्लास्टिक टाइप का लगाया जाता है। तो अब इसने बताया डोरबेल ने कि फ्रैंक ग्रीगा नाम का आदमी है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चलो इसको किडनैप किया जाए, एक्सटॉर्शन किया जाए, फिरौती वसूल किया जाए। लोगों ने कहा ठीक, चलो करते हैं। तो ये फिर वही गिरोह, डैनियल लूगो, एड्रियन डोरबेल, कार्ल वीक्स और ये जॉर्ज डेलगाडो, जो उसका सिलर का दोस्त था, ये अब गिरोह बन गया था इनका पक्का पूरा। अब इनका ही काम ही हो गया था, एक्सटॉर्शन। तो कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि इसके पास जाते हैं, फ्रैंक ग्रीगा के पास, इसको बताते हैं कि हम कोई बिजनेसमैन हैं, नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। ऐसा बताएंगे तो घर में आने जाने का रास्ता मिलेगा, किसी वक्त इसको किडनैप कर लेंगे। तो इनका मेन प्लान था किडनैप करने। तो ये गए, महंगे कपड़े वगैरह, घड़ियाँ वगैरह जो इसकी सिलर की थी वही सब पहन के, गाड़ी लेके इसके घर पर बताना शुरू किया। एड्रियन डोरबेल और डैनियल लूगो 2 लोग गए थे। तो बताना शुरू किया, तो उसको समझाया, कहा कि हम एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, इंडिया में बिज़नेस की बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमाया जा सकता है, और आप पैसा लगाइए इस बिज़नेस में, इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो ग्रीगा ने सुना, लेकिन उसको कुछ खास जमा नहीं है मामला। बाद में उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन पर बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए थे, वो बता रहे थे, लेकिन वो काफ़ी हवाई बातें कर रहे हैं और उनकी बातों में गंभीरता नहीं है।
ये बातें इसने बता दी अपनी बहन को। तो अब इसके बाद जब कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया तो इनको लगा कि चलो ऐसे ही धावा बोलते हैं इसके घर से इसको किडनैप कर लेंगे। गए भी, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि चलो इसको डोरबल के घर पर बुलाते हैं कोई बहाना बना के, और यहीं से इसको किडनैप कर लिया जाएगा। किडनैप करने के लिए उसको बेहोश करना पड़ता। तो ये रोम्पम नाम के इंजेक्शन खरीद कर लाए थे जो घोड़ों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी रखे हुए थे। तो ये गए, बताया, कहा कि ठीक है, हमने एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, आप आइए, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बातें होगी, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। पिछली जो हमारी मुलाकात थी उसमें शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो फ्रैंक ग्रीका ने फिर ये इनविटेशन दिया था। तो बात हुई उसकी फ्रैंक ग्रीका से अपनी सिस्टर से। तो उसने कहा कि ये लोग फिर से आए थे, जाकर देख लेता हूँ, एक बार और मौका दे देता हूँ, आपकी नहीं समझ में आया तो यहीं से बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये लेकर गए रेस्टोरेंट, लेकिन इनका प्लान था पहले से रेस्टोरेंट जो था वो बंद ही रहता था। तो इन्होंने नाटक किया कि अरे रेस्टोरेंट तो बंद है, चलो इसके घर पर चलते हैं डोरबल के। तो ग्रीगा चला गया। ये ग्रीगा जब आया था तो अपनी पीली लैम्बोर्गिनी में था और क्रिस्टीना फर्टन भी इसके साथ थी। यहाँ पर इसने डैनियल लुगो ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी सबीना पेट्रेस्क्यू, मिस रोमानिया रनर अप, उसको भी बुला लिया था। तो वहाँ इधर उधर की बातें करने लगे। क्रिस्टीना फर्टन इसकी गर्लफ्रेंड दूसरे कमरे में थी। एड्रियन डोरबेल ग्रीगा को लेकर दूसरे कमरे में गया, कहा कि आओ अकेले में तुमको प्लान समझाना है। लेकिन वहाँ इसको घोड़े का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करना था। तो इसने इंजेक्शन निकाला और लगाने जा रहा था। तो ग्रीगा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वो फिर विरोध करने लगा। अब डोरबेल ने उसकी गर्दन पकड़ी इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन अब ये बॉडी बिल्डर था तो शरीर से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, और गर्दन पकड़ी लेकिन दबा दी इतनी ज़्यादा जोर कि उसकी जान चली गई। अब जान चली गई तो फिर इसकी जो क्रिस्टीना फर्टन गर्लफ्रेंड, उसको लगा कि कुछ अजीब है, कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब इसमें जो बात है ये क्लियर बात सामने नहीं आई कि गर्दन दबाने की वजह से उसकी जान गई थी या फिर कुछ उसके सर पर इसने मारा था। कई जगह ये भी बताया जाता है कि गिम्बल मार दिया था, कुछ डंबल टाइप का कुछ मार दिया था इसके सर पर। तो खैर चीख हुई तो ये क्रिस्टीना फर्टन वहाँ दौड़कर पहुँची, देखा ऐसा हाल है, मर चुका है ग्रीगा। तो ये भागने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने इसको घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया, है बेहोश हो गई। अब इनका ये प्लान था कि किडनैप करेंगे, वेयर हाउस ले जाएंगे, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकलाएंगे। लेकिन अब ग्रीगा मर चुका था तो वेयर हाउस ले जाने का कोई मतलब नहीं। इन्होंने फिर क्रिस्टीना फर्टन से पूछा कोड घर का और तिजोरी का। क्रिस्टीना फर्टन नशे की हालत में, उसने बताया घर का कोड तो सही बताया, लेकिन जब ये डेलगाडो और लूगो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेफ का जो कोड है वो गलत है। फिर उन्होंने फ़ोन किया। अब यहाँ पर डोरबल ने दूसरा इंजेक्शन लगाया, पूछा। क्रिस्टीना फिर कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं बता पाई, तीसरा इंजेक्शन लगाया, और तीसरा इंजेक्शन लगाते ही क्रिस्टीना फर्टन की मौत हो गई। अब डोरबल ने बताया कि क्रिस्टीना मर चुकी है। अब इन लोगों को वहाँ से लौटे, वापस आए तो कहा कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि अब इनको डिस्पोज करना पड़ेगा बॉडीज़ को। तो डिस्पोज करने के लिए पहले वेयर हाउस, इन्होंने कहा कि वेयर हाउस ले चलते हैं। तो मार्क सिलर के घर से एक सोफ़ा ही चुरा कर लाए थे, उसमें इन्होंने ग्रीगा की बॉडी को डाला। एक यू शेप का बक्सा था, उसमें क्रिस्टीना की बॉडी को डालकर ले गए वेयर हाउस। अब यहाँ जो कहानी है इसके बाद, अब कहानी तो काफ़ी गंभीर मोड़ पर आ ही चुकी है, लेकिन आगे अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो ये एक कॉमेडी कहानी होती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं काफ़ी गंभीर थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये जो डैनियल लुगो था तो ये क्राइम शो देखता रहता था, इसको पता था कि फेस से और फिंगरप्रिंट से रिकग्निशन हो सकता है। तो इसने कहा फिंगरप्रिंट को मिटाना पड़ेगा, फेस को अलग करना पड़ेगा। ये फिर गए, एक चेनसा लेकर आए, चेनसा चली नहीं, उसको बदल कर दूसरी लाए। तो दूसरी में फिर क्रिस्टीना फर्टन के बाल अटक गए, फिर उसको बदल कर लाए। खैर सारा डोरबल ने काम किया था ये काटने पीटने का। और उसके बाद फिर इनको ड्रम में डाला गया। ड्रम में डालने के बाद फिर जिम के एक और आदमी को इन्होंने साथ लिया। उसके बाद इन्होंने डंप किया नदी में जाकर ड्रम को।
तो इनको लगा कि सब कुछ ठीक है। फिर ये गए डोरबेल के घर पर, वहाँ क्लीनिंग का सामान खरीदा सब कुछ साफ़ करने के लिए, डोरबेल के घर पर कारपेट वगैरह, क्योंकि ब्लड वहाँ पर लग गया था। अब ये सब इनका चल रहा था, लेकिन ये जो ग्रीगा था, ग्रीगा के घर में एक मेड थी, नौकरानी। तो नौकरानी जब अगले दिन घर पर पहुंची तो देखा कि एक कुत्ता जो है ग्रीगा का, वो वहीं पर बंधा हुआ है। अब उसको ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि कुत्ते को ग्रीगा बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लगभग अपनी जान के बराबर ये प्यार करता था। और ये बात पता थी इस मेड को भी कि ग्रीगा कुत्ते को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि कुत्ते को ज़रा सी भी दिक्कत हुई ग्रीगा को हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं आता था। तो ये बात उसको अजीब लगी, तो उसने फिर इसकी बहन को ग्रीगा की फ़ोन किया। तो ग्रीगा की बहन ने बताया कि हाँ, उसने बताया था कि 2 लोग, डोरबेल और लूगो नाम के 2 लोग, उनसे मिलने जा रहा है ग्रीगा। तो अब इनको कुछ अजीब लगा कि वापस नहीं आया है, तो इन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस ने अभी भी इस चीज़ को ज़्यादा गहराई से नहीं लिया, उन्होंने ऐसे ही कंप्लेन दर्ज कर ली और थोड़ा बहुत 1-2 लोगों से पूछ लिया, तो कहा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, ऐसे ही। लेकिन फिर ग्रीगा की एक दोस्त थी, लॉयड अल्वेरेज, इसने एक अजीब नज़ारा देखा। इसने देखा कि ग्रीगा की जो पीली लैम्बोर्गिनी है, वो 3 गाड़ियों के काफिले में कहीं जा रही है। बीच में पीली लैम्बोर्गिनी, उसके आगे एक गाड़ी और पीछे एक मर्सिडीज़। तो ये जा रही है, चलाने वाला जो है वो कोई और चला रहा है। तो उसको ये बात अजीब लगी कि गाड़ी तो ग्रीगा की है। तो उसने फ़ोन किया इसके पास, इसकी बहन के पास, कहा कि ग्रीगा की गाड़ी क्या कोई चुरा ले गया है। अब ये बात इन्होंने फिर पुलिस को आगे बताई, तो पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। अब ये बात ये थी कि ये लोग, जो ग्रीगा की गाड़ी थी, ये इसी पीली लैम्बोर्गिनी में आया था, तो इसको इन्होंने सोचा कि यहाँ से ले जाते हैं और जंगल के पास ले जाकर डंप कर देंगे। तो वहाँ ये ले गए और जंगल के पास खड़ी कर किया इन्होंने और वापस भाग आए। अब पीली लैम्बोर्गिनी ये दूर से दिख जाती है, पीला कलर। तो पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर से ढूंढा जा रहा था, जल्दी ही नज़र में आ गई। अब जब नज़र में आई तो अब पुलिस को लगा कि अब तो वाकई में कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस ने अपनी जांच फिर तेज़ कर दी। अब डोरबेल का नाम तो पता ही था, तो डोरबेल के घर पहुंची पुलिस, देखा तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड। अब इनको ये लग चुका था कि किडनैपिंग की होगी और कहीं पर टॉर्चर वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन जब इतना ब्लड देखा इसके घर में तो इनको पता चल गया कि हो सकता है कि जिंदा ना हो। तो इन्होंने फिर डोरबेल का पता लगाया, डोरबेल को पकड़ा। अब ये डोरबेल का पता नहीं क्या था कि इसने कुछ ज़रा सा भी विरोध ही नहीं किया। इसने कहा कि अच्छा पकड़ने आए हो। पुलिस वालों ने कहा हाँ। इसने कहा ठीक है पकड़ो, तो ले चलो। इसको पकड़ा। तो इसने जो बात बताई उसके बाद फिर दूसरे लोगों को भी पकड़ा, डेलगाडो को पकड़ा, जॉन मीस को, पियरे को पकड़ा गया, कार्ल वीक्स को, इसको भी पकड़ा गया। और ये जो था लूगो, ये बहामास भाग चुका था। तो बहामास फिर पुलिस की टीम भेजी गई और वहाँ से इसको फिर कमर्शियल एयरप्लेन से लाया गया। तो ये लूगो जो था, इससे फिर पूछताछ जारी की गई। तो पहले तो ये बताया नहीं, लेकिन दूसरी रात में फिर इसने बताया कि इसने फिर बॉडीज़ को कहाँ पर डंप किया गया है। वहाँ गए पुलिस वाले, ढूंढा तो बॉडीज़ तो मिली, लेकिन फेस और फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अब पुलिस परेशान कि रिकग्निशन कैसे होगा, ऐसे तो केस ही दिक्कत करेगा। तो फिर आखिरकार पुलिस के हाथ एक खास चीज़ लगी थी, और वो थे क्रिस्टीना फर्टन के ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो उसमें सर्जरी के द्वारा लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल वालों के पास सीरियल नंबर, ये जो मिले, सीरियल नंबर मिलाया गया, तो ये पक्का हो गया कि क्रिस्टीना फर्टन के ही हैं। अब केस बन गया था, तो इन सबको गिरफ्तार किया गया, जज के सामने पेश किया गया। डेलगाडो जो था वो सरकारी गवाह बन गया। केस चला, केस में कुछ था नहीं ज़्यादा, साफ साफ केस था। लगभग 15-20 मिनट लगे जज को फैसला सुनाने में। डेलगाडो को गवाह बनने की वजह से 9 साल सज़ा मिली थी। जॉन मीस को नोटरी में फ्रॉड करने और साजिश में शामिल होने की वजह से मर्डर की 56 साल की सज़ा। जॉन मीस की फिर मौत भी हो गई, उसी में हार्ट अटैक की वजह से, जेल में ही बाद में। स्टीवेंसन पियरे जो निकम्मा नालायक था, तो उसको कमाता कम था और सज़ा भी कम ही मिली थी, 7 साल की सज़ा। कार्ल वीक्स को 15 साल मिले। कार्ल वीक्स भी बाद में छूट गया और ये यही चर्च वगैरह में काम करने लगा। लूगो और डोरबेल को मौत की सज़ा हुई। बाद में 2017 में डोरबेल की जो सज़ा थी वो भी किसी कानून बदलने की वजह से बदल दी गई थी।
तो ये थी कहानी द सनजिम गैंग के नमूनों की। इनके गुनाह जो लिखे गए थे वो गुनाह थे किडनैपिंग, फिरौती वसूल करना, टॉर्चर करना, मर्डर की कोशिश, मर्डर करना, विभत्स तरीके से मर्डर करना। लेकिन एक और इनका गुनाह था जो कहीं पर लिखा नहीं गया था, किसी भी जज ने जिसका जिक्र नहीं किया था, और वो गुनाह था कि ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ होना। बेवकूफ़ी किस हद तक घातक हो सकती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अगर तो ये इस केस ने साबित कर दिया था कि बेवकूफ़ी पर भी लगाम लगाना ज़रूरी होता है। बेवकूफ़ों का हौसला ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए कि इस तरह की हरकत कर बैठें। तो ये थी हमारी कहानी। अगर इन्होंने ये क्रिस्टीना फर्टन और फ्रैंक ग्रीगा, ये दोनों जो लोग थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इनकी, लगभग 30 साल के अंदर ही दोनों, तो इसकी वजह से एक बड़ा दुखद मोड़ आया इस कहानी में। अगर ये नहीं आया होता तो एक कॉमेडी कहानी होती, लेकिन फिर आखिरी में आते आते काफ़ी गंभीर हो गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी द सनजिम गैंग की। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।